Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 22nd of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 22 अगस्त 2023 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर रोज़ डेली मॉर्निंग में आपको 5 बजे ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट, ये सभी न्यूज़ आर्टिकल्स हों, इन सभी को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। वीडियो का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यानी पूरे लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है, लास्ट में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। बेसिकली जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना, इससे आपके अंदर एक हाई कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आएगा। बाकी इस लेक्चर का अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपने टेलीग्राम पर जाना है सबसे पहले, और वहाँ पे जाके लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, ये वाला टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना, अगेन वहाँ पे फिर से लिखना दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो ना। फाइनली स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। कई सारे आर्टिकल्स हैं, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन यानी टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो केवल एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। कोई बाकी का आपका टाइम वेस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं होने वाला है। यही चीज़ यहाँ पर एक खास बात है हमारे इस वीडियो की। सबसे पहले आर्टिकल में पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बात करेंगे। पिछले 3-4 दिनों से लगातार इसका डिस्कशन हो रहा है, कई एडिटोरियल यहाँ पे इसके ऊपर लिख दिए गए हैं। द हिंदू के अंदर इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, लेकिन इस वाले वीडियो में नहीं की है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो द हिंदू का वीडियो छोड़कर सुबह सुबह 5 बजे ये वाला वीडियो देखते हैं। तो उनके लिए भी यहाँ पे मेरा कोशिश है कि मैं हर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को दोनों वीडियो के अंदर कवर करूँ, वो यहाँ पर स्किप ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसको जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस या गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर सकते हो। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्होंने पीएम विश्वकर्मा स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। इस वजह से ये स्कीम चर्चा में आई। सबसे पहला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, पीएम विश्वकर्मा योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब यहाँ पर सारा खर्चा केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार खुद से खर्चा करके इस पूरी योजना को लागू करेगी। 13,000 करोड़ रुपए खर्चने की बात की जा रही है। 5 साल तक ये योजना चलेगी। वो 5 साल कौन से होंगे? 2023-24 से लेकर 2027-28 तक इस स्कीम को लागू करने का एक मकसद रखा गया है। इसका मेन एम क्या है? तो इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो हमारा ट्रेडिशनल स्किल्स फॉलो की जा रही हैं आर्टिजन्स के थ्रू। दोस्तों कई सारे ना कलाकार हैं, अब वो अलग अलग प्रोफेशन में हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह सकते हो जूते पॉलिश करने वाले हैं, है ना। उसके बाद कुम्हार हैं जो यहाँ पे मिट्टी से सामान बनाते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके के कई सारे जो कि कढ़ाई बुनाई करते हैं। तो वो सारे के सारे अलग अलग कलाकार हैं, अलग अलग आर्टिजन्स हैं, अलग अलग क्राफ्ट्समैन हैं। ठीक है, तो इनकी जो ये ट्रेडिशनल स्किल्स है, ये फैमिली की परंपरा को लेकर चल रहे हैं लंबे समय से। जो फैमिली के अंदर ट्रेडिशन चल रहा था उसी को आगे फॉलो कर रहे हैं, उसी से यहाँ पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए, इन लोगों को और मजबूत करने के लिए ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लाया गया है, जिसके अंदर 13,000 करोड़ खर्चे जाएंगे। और कौन कौन से लोगों को कवर किया गया है? तो लगभग कह सकते हो 18 जो ट्रेडिशनल ट्रेडर्स हैं उनको कवर किया गया है। जैसे कारपेंटर यानी जो लकड़ी का काम करते हैं, दूसरा बोट मेकर जो नाव वगैरह बनाते हैं, तीसरा आर्मर, चौथा ब्लैक स्मिथ लोहार, फिर हैमर एंड टूल किट मेकर हो गए, फिर लॉक स्मिथ हो गए, गोल्ड स्मिथ यानी सोनार, पॉटर, कुम्हार, उसके बाद स्कल्पचर हो गए जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, कॉबलर हो गए जो यहाँ पर शूज़ वगैरह को यहाँ पर बनाते हैं। देन उसके बाद में आते हैं मसन यानी कि राजमिस्त्री हो गए, फिर यहाँ पर जो बास्केट, मैट, ये सारी चीज़ें बनाने वाले लोग हो गए, डॉल और टॉय वगैरह बनाने वाले लोग हो गए, बार्बर हो गए, गार्लैंड मेकर हो गए जो माला वगैरह बनाते हैं, वॉशरमैन हो गए, धोबी, टेलर हो गए, दर्जी, उसके बाद यहाँ पर फिशिंग नेट मेकर हो गए। तो ये सभी लोग आप देख पाओगे, इनको कवर किया गया है पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये योजना करेगा क्या? ये योजना कहीं ना कहीं इनकी जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो सामान है, उसकी रीच बढ़ाने का काम करेगा। इनको अलग अलग लेवल पर सपोर्ट करेगा। सपोर्ट कैसे करेगा? तो इस स्कीम के तहत जितने भी आर्टिजन्स, जितने भी क्राफ्ट पीपल जो इस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनको पहले तो एक पहचान दी जाएगी। कैसे? इस पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंदर एक सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा।
ठीक है। और उस सर्टिफिकेट आईडी कार्ड के माध्यम से वो सभी व्यक्ति जो इस स्कीम के अंदर में कवर होंगे उनको क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा, यानी उधार वो पैसा ले सकते हैं। और वो पैसा बहुत बड़ा अमाउंट है, लगभग कह सकते हो कि पहले फेज़ में 1 लाख रुपया उठा सकते हैं वो, और दूसरे फेज़ में 2 लाख रुपया तक वो उठा सकते हैं। और ये बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, एक लोन के फॉर्म में है, लेकिन अगर आपको पता होगा ये लोन अगर आप लेते हो तो उसके लिए आपको बहुत बड़ी रकम ब्याज के दर पर चुकानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो केवल 5% रखा गया है, ऐसा बोला गया। तो बहुत ही मिनिमम रेट के अंदर में ये जो पैसा है ये आप कह सकते हो उधार के तौर पर इनको मिल जाएगा। और उसके अलावा ये जो स्कीम है इसका मेन मकसद है ये जितने भी लोग हैं इनके स्किल्स को और ज़्यादा अपग्रेड करना, स्किल्स को और ज़्यादा मजबूत करना, मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ताकि इनका जो प्रोडक्ट है उसकी रीच ऑल ओवर बढ़े, जिससे इनकी इनकम बढ़ती हुई नज़र आए। क्लियर हो गया। इस स्कीम के तहत ही यहाँ पर आप कह सकते हो 2 प्रकार की स्किलिंग प्रोग्राम्स होंगी, यानी 2 तरीके से स्किल्स प्रोवाइड करवाने के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। एक बेसिक प्रोग्राम होगा और एक एडवांस प्रोग्राम होगा। और यहाँ पर इन प्रोग्राम के अंदर में जब कोई व्यक्ति स्किल्स को सीख रहा होगा, इन चीज़ों को इस पर्टिकुलर फील्ड में उतरने की सोच रहा होगा, तो उसके बदले में जब वो सीख रहा होगा ना, स्किल्स उसको मिल रही होंगी, ट्रेनिंग ले रहा होगा, तो उस दौरान 500 रुपये पर डे के हिसाब से उसको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे होता ही नहीं है कि जैसे स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, मतलब उसको आप मैच कर सकते हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। ठीक है, तो स्टाइपेंड भी 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, जो भी इस स्किल ट्रेनिंग के अंडर में आ रहे होंगे। क्लियर हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल आज का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा कि आखिरकार यार ये चीज़ है क्या। काफ़ी लोगों में क्यूरियोसिटी जग रही होगी कि यार ये चीज़ एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, मतलब क्या हमने थंबनेल में मेंशन कर रखा है ना, सबसे पतली और सबसे मजबूत मटेरियल जो है। वैसे मैं आपको बता दूं वो ग्रेफाइट की हम बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा पेंसिल के अंदर में जो नोक वगैरह बनती है, इसमें ग्रेफाइट का एक काफ़ी बड़ा यूज़ होता है। ग्रेफाइट इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। लेकिन हम ग्रेफाइट आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न है, हाल ही में एक प्रोग्राम चर्चा में आ चुका है जिस प्रोग्राम का नाम है ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को अभी केरला के अंदर में लॉन्च किया। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। अब ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। ये जो प्रोग्राम है इसको लागू किया जाएगा अलग अलग बॉडीज़ के माध्यम से, यानी अलग अलग बॉडीज़ साथ में मिलकर कोलैबोरेट करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला हो गया। ठीक है, इसको जॉइंट फंडिंग आएगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, गवर्नमेंट ऑफ केरला से, इंडस्ट्री पार्टनर्स हो गए। तो ये सब मिलकर यहाँ पे इसको लागू करने वाले हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इसका पर्पज़ क्या है। तो ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम का मेन मकसद है कि जो ये ग्राफीन वाली टेक्नोलॉजी है ना, ये जो इनोवेशन है, इसको और ज़्यादा बढ़ाना, हमारे जो छोटे छोटे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, उनको सपोर्ट करना, जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको आगे बढ़ाना, ताकि वो ग्राफीन वाली टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ग्राफीन वाली टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें। इवन यहाँ पे ग्राफीन को हम लोग कमर्शलाइज करें, लोग यहाँ पे इंडियन मार्केट के अंदर में इस ग्राफीन की जो वैल्यू है इसको हम बढ़ा दें टेक्नोलॉजी के अंदर में यूज़ करके। ये हमारा मेन पर्पज़ है इस प्रोग्राम का। तो ग्राफीन ऐसा दिखता है। अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएगा कि इसको इतना ज़्यादा प्रमोट करने के ऊपर मेन फोकस क्यों किया जा रहा है, क्यों यहाँ पे हम ग्राफीन को टेक्नोलॉजी में यूज़ करने के लिए बात कर रहे हैं, तो वो बताता हूँ। ठीक है, तो ग्राफीन क्या होती है दोस्तों वो समझते हैं। ग्राफीन को लेकर कुछ की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे पास में। ग्राफीन एक ऐसा मटेरियल है जो ग्रेफाइट से मिलता है। ग्रेफाइट कुछ ऐसा आपको दिखेगा, तो ग्रेफाइट से मिलने वाला जो मटेरियल है हमें वो ग्राफीन है। और जो ग्राफीन बनता है वो यहाँ पर प्योर कार्बन से बनता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे नेचर के अंदर में, और हम लोग यहाँ पर इसको डेली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल का जो लेड हो गया है ना, तो उसके अंदर भी जो ग्राफीन है वो पाया जाता है। ग्राफीन दुनिया का सबसे थिनेस्ट, सबसे पतला, सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल है ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप समझ गए कि सबसे पतला है, सबसे मजबूत है। तीसरा समझो, तीसरा यह है कि जो एक ग्राफीन है ना, इसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी भी आराम से फ्लो हो सकती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसको हम गर्म भी बहुत आराम से कर सकते हैं। समझ गए, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे एक कॉपर होता है, कॉपर वायर आप देख पाओगे बेस्ट क्वालिटी का वायर होता है, इसमें बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। लेकिन कॉपर से भी बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कंडक्ट की जा सकती है वो ग्राफीन है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो स्टील होता है, स्टील से कम 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ये ग्राफीन।
और 6 गुना लाइटर यानी हल्का होता है। मतलब कह सकते हो एक परफेक्ट एक मटेरियल देखने को मिलेगा, एक परफेक्ट ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा। ये केवल 2% के आसपास लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आती है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ग्रेफीन को लेकर है। प्लस ये इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल मतलब होता है, देखो मतलब कोई भी ऐसा सामान जो कि पानी को अलाउ ना करे कि उसके पास से पास हो पाए। ठीक है, यानी कि वाटर या फिर खासकर कह सकते हो लिक्विड या कोई फ्लूइड को यहाँ पर अपने पास से पास नहीं होने देता। ये इसका एक और इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिलेगा। समझ गए, यानी हाइड्रोजन हीलियम से भी काफ़ी ज़्यादा लाइट, काफ़ी ज़्यादा हल्का ये देखने को मिलता है। क्लियर? तो इसी का ही टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में यूज़ करने के लिए ग्राफीन और प्रोग्राम अभी रिसेंटली लेकर आया गया। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। दोस्तों अगले आर्टिकल पर पढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा टारगेट है जो डेली बेसिस पर होता है यार, 2000 प्लस का टारगेट है। प्लीज़ आप उस टारगेट को पहुंचा देना। मेक श्योर करना 2000 का टारगेट पहुंचाना है लाइक का। चलो अगले आर्टिकल में बात की जा रही है समुद्र ऐप के बारे में। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर से हम इसको गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशन, स्कीम, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे, यानी जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको हम लोग INCOIS के नाम से जानते हैं, इस बॉडी ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है समुद्र। समुद्र ऐप, यहाँ पे आपने देखा होगा इस टाइटल को भी लिखा गया है। यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन में जाओगे, प्ले स्टोर से इस समुद्र ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। समुद्र की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट एक्सेस टू मैरीन यूजर्स फॉर ओशन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज। यानी ये जो पूरा एप्लीकेशन, ये पूरा ऐप तैयार किया गया है, ये ऐप आपको हमारे समुद्र को लेकर बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। आपको यहाँ पर ये टूल देगा कि अगर आप लोग मैरीन डोमेन में यहाँ पर आप रास्ता फाइंड करना चाहते हो समुद्र के अंदर में, तो वो रास्ता आराम से यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिशिंग ऑपरेशंस को कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, प्लस समुद्र को लेकर एक दूर की सोच रखने वाला यहाँ पर ये ऐप है। इवन यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लू इकॉनमी को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उस प्रकार की चीज़ें भी आपको नजर आएंगी। ब्लू इकॉनमी मतलब कि कैसे हम समुद्र से ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके अलावा ये कहीं ना कहीं ये जो ऐप है ये क्या करेगा, इसके अंदर ये पावर है कि ये रियल टाइम अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाएगा। रियल टाइम अपडेट्स के साथ साथ जो ओशन डिजास्टर्स होते हैं, जैसे समुद्र में सुनामी आ गई या समुद्री तूफान आ गया या लहरें बहुत ऊंची उठ गई हैं, हाई वेव्स आ रही हैं, तो उन सब को लेकर ये अलर्ट देने का काम कर सकता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। इससे क्या होगा, हम इंपॉर्टेंट फीचर के तौर पर आप देखोगे तो इससे कई सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है कि भाई जब आपको रियल टाइम डेटा पता चल रहा है, रियल टाइम अपडेट्स कि भाई एग्जैक्टली सुनामी आ रही है, आपको पता है, तो आप काफ़ी सारी प्रॉपर्टी या लोगों की जान बचा सकते हो। ठीक है, इवन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि एक बेनिफिशियल चीज़ है हमारी फिशिंग कम्युनिटी के लिए भी। हमारी फिशिंग कम्युनिटी के लिए फिशिंग जोन कौन कौन सा है, यानी कि मछली पकड़ने का एरिया कौन कौन सा है, उस लोकेशन में स्पेशली उन मछुआरों को मछली पकड़नी है, वो एरिया उनको डिफाइन करता हुआ चलेगा, उनको गाइड करेगा। ठीक है, कि कौन कौन सी लोकेशन पर आप फिशिंग कर सकते हो। तो ये है समुद्र ऐप का फीचर। अभी के समय पर जो समुद्र ऐप है ये केवल इंग्लिश में परफॉर्म कर रहा है, आपने ध्यान में रखना है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर है ये। उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ और जो 8 कोस्टल लैंग्वेजेस हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगी। अब समुद्र ऐप को लाने वाला, लॉन्च करने वाली बॉडी कौन सी है, वो है INCOIS, जिसके बारे में अभी जिसकी फुल फॉर्म स्पेशली मैंने आपको बताई थी। इस बॉडी को बनाया गया है एक ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर, कई सारे डिसीजंस ये खुद से लेती है। 1999 में इस बॉडी को बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ए हेल्प प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है। तो ए हेल्प प्रोग्राम रिसेंटली चर्चा में आया है। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, इन्होंने इस प्रोग्राम को अनवील किया, इस प्रोग्राम के बारे में बताया सबको गुजरात के अंदर में। पहली चीज़ दोस्तों, ए हेल्प की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ए हेल्प की फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। स्पेशली हम इसमें लाइव स्टॉक की बात करने वाले हैं, यानी हमारी गाय भैंसों की बात करने वाले हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ए हेल्प प्रोग्राम एक इनिशिएटिव है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का, और स्पेशली कह सकते हो ये तो हो गया मंत्रालय। और जब पूछा जाएगा ये यहाँ पर ये मिनिस्ट्री हो गई और दूसरी मिनिस्ट्री हो गई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ए हेल्प प्रोग्राम। ये जो ए हेल्प प्रोग्राम है ये कैसे काम करेगा? ये प्रोग्राम बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड है। यहाँ पर कई सारी जो महिलाएं एक्टिविस्ट होंगी, जो वेमेन एक्टिविस्ट होंगी, ये हमारे गाय भैंस पालने वाले जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनकी हेल्प करेंगी। क्या हेल्प करेंगी? कि वो किसान कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए लोन उठा सकते हैं,
कैसे यहाँ पे वो लोन ले सकते हैं, कैसे अपने एनिमल्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कैसे उस पर इंश्योरेंस करवा सकते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर कह सकते हो कि उनको असिस्ट करना, उनको सपोर्ट करने का काम करेगा ये प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के अंदर में खासकर जो वेमेन एक्टिविस्ट होंगी वो, इतना ही नहीं, ये जो वेमेन एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर भी जानकारी देंगी कि जो अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं फार्मर्स के लिए वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि कई बार जानकारी नहीं होती ना लोगों को कि उन स्कीम्स के अंदर में फ़ायदा क्या मिल रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर इससे एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेगा। जैसे यहाँ पर इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये भी है कि कई सारी बीमारियाँ चल रही होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे रिसेंटली एक काफ़ी बीमारी चली थी, आपको पता होगा, लंपी स्किन डिजीज़ चला है ना। तो कई सारे लोगों को पता था, कई सारे लोगों को नहीं पता था। तो ये जो प्रोग्राम है, ये मेन मकसद इसका ये भी है कि इस प्रकार के जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जानवरों के अंदर में उसको कंट्रोल करके चलना, या फिर जो हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर में जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है उसको यहाँ पे लेकर चलना। जैसे IVF होता है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वैसे जानवरों के अंदर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, इंसेमिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हो ये ब्रीडिंग करवाई जाती है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, समझ गए। तो ये सारा काम होता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर में। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी चर्चा में आ चुका है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है, देखो इस मिशन को यहाँ पे लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया है। जो भी हमारी देश की ब्रीड्स हैं, जो यहाँ पर कह सकते हो गाय भैंसों की ब्रीड्स हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके ब्रीडिंग के लिए 2014 दिसंबर से यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्कीम काम कर रही है। और ये एक बड़ी स्कीम के अंदर यानी राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के अंडर में आती है, आपने ध्यान में रखना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मिल्क का जो प्रोडक्शन हो रहा है आज के समय पर गाय भैंसों का, उस प्रोडक्शन को बढ़ावा देना एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके, प्लस यहाँ पे ब्रीडिंग करवाना आर्टिफिशियल तरीके से, उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के प्रोसेस को कवरेज करना, ये सारा काम यहाँ पर इस गोकुल मिशन के तहत होता है। मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर ना जो ये स्पर्म होता है, स्पर्म को एक फीमेल वाले एनिमल में, जैसे कि यहाँ पे कह सकते हो फीमेल वाली जो एनिमल है उसके अंदर में आर्टिफिशियल तरीके से स्पर्म को लोड किया जाता है, ठीक है, जो कि नेचुरल प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। तो आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पे ब्रीडिंग करवाई जा रही है, जैसे मैंने आपको ये बताया। आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल में CPGRAMS के बारे में बात की जा रही है। तो ये आर्टिकल हमारा GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो CPGRAMS दोस्तों क्या है, आओ थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। हाल ही में जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है, ये जो नाम है बॉडी का DARPG, इस बॉडी ने इस CPGRAMS को रिलीज़ किया है। यह है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसको रिलीज़ किया हाल ही में इस बॉडी ने। और मैं आपको बता दूं कि इसी वजह से जो ये CPGRAMS चर्चा में है। और मैं आपको डायरेक्टली देखो यही बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा ये। तो DARPG क्या है मैंने आपको बता दिया। इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज को यूज़ किया। इवन यहाँ पे जो भाषिनी है, भाषिनी का नाम आपने सुना होगा, उसको भी यहाँ पे इस CPGRAM जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उसके साथ में जोड़ दिया है। अब इससे क्या हो रहा है कि दोस्तों जो ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि देखो आपको कोई परेशानी है, आपको कोई समस्या है, तो आप उस समस्या को लेकर एक कंप्लेंट कर सकते हो उस ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर के पास में, और वो आपकी समस्या को दूर करने के लिए मदद करेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर को मदद करेगा कि वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी, मतलब जो रीजनल लैंग्वेजेस में ग्रीवांसेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में लोगों की परेशानियाँ, उसको इंग्लिश में वो कन्वर्ट कर सके। तो ये भी काम यहाँ पे किया गया है। अब ये CPGRAMS है क्या दोस्तों, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूँ, एक बार और पढ़ लेते हैं। सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए पूरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 24 घंटे अवेलेबल होता है। आपकी अगर परेशानियाँ, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनकी सर्विस डिलीवरी को लेकर अगर कोई परेशानी है तो आप वहाँ पे आराम से लॉन्च करवा सकते हो। ये एक सिंगल वेबसाइट है जो कि सभी मंत्रालयों के साथ में कनेक्टेड है। कोई भी परेशानी आपके पास में, आप सीधा वहाँ पे लॉन्च करवाओ। ये वेबसाइट हर एक मंत्रालय, डिपार्टमेंट जो है हमारे सरकारी, उन सब से ये जुड़ी हुई है। और जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारी स्टेट्स हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको इस पूरे सिस्टम में देखने को मिलता है। इस सिस्टम का सारा डेटा उनके पास में जाता भी है। तो जो CPGRAMS है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे सिटीज़न को हेल्प कर रहा है। हमारे सिटीज़न अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वो मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके भी यहाँ पर सीधा सीधा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टेटस होता है ग्रीवेंस फाइल्ड का, ठीक है, इस CPGRAMS के अंदर में जो भी यहाँ पर कंप्लेंट फाइल करी गई है उसका जो स्टेटस है, उस स्टेटस को कैसे ट्रैक किया जाता है, एक यूनिक रजिस्ट्रेशन ID के माध्यम से ट्रैक किया जाता है।
क्योंककि जब एक कंप्लेंट आप करोगे ना तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, समझ गए? तो आपको रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको एक आईडी दी जाएगी। तो जितनी भी कंप्लेंट्स हैं या जितनी भी फाइल्स उनको ट्रैक किया जाता है इसी रजिस्ट्रेशन आईडी के माध्यम से। क्लियर हो गया? बाकी अभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर एक और फैसिलिटी मिलती है लोगों को। मान लो यहाँ पे उनकी कंप्लेंट थी, वो अपनी कंप्लेंट जो उनकी सॉल्व हो गई है उससे सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो ऊपर भी अपील कर सकते हैं, तो वो वाला प्रोविजन भी उनके पास में देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं सॉरी, अगले आर्टिकल में टीडीएफ के बारे में बात की जा रही है, दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली 2-4 पॉइंट बताऊंगा, उसको ध्यान रखना कि अगर कोई क्वेश्चन बन गया तो ऐसा ना हो कि हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अगेन गवर्नमेंट स्कीम एंड इनिशिएटिव जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आर्टिकल न्यूज़ में होते हैं और आज भी आप देख पाओगे भरे हुए वो आर्टिकल। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उन्होंने हाल ही में बोला है कि जो टीडीएफ स्कीम है दैट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड स्कीम, इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे 41 जो मिनिमम मीडियम स्मॉल मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे छोटे जो बिजनेस है स्टार्टअप्स, उनको सपोर्ट किया है। तो इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्कीम ने कई सारे बिजनेसेस को सपोर्ट किया, वो बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो ये टीडीएफ स्कीम है क्या? तो टीडीएफ स्कीम को यहाँ पर तैयार किया गया या इसको बनाया गया है ताकि इंडिया के अंदर में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उस डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत सेल्फ रिलायंस बन सके, खुद से यहाँ पे अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का ही एक पार्ट है, आपने ध्यान में रखना है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट स्कीम है ना, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही एक प्रोग्राम है जिसको इम्प्लीमेंट या लागू करता है हमारा डीआरडीओ, दैट इज डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्कीम है, ये स्कीम कहीं ना कहीं पब्लिक और प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्पेशली हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको भी एंकरेज करता है कि आप भी यहाँ पर आपके पास में अगर कैपेबिलिटी है इस डिफेंस सेक्टर में कुछ करने की तो आप आ सकते हो। उन सभी कंपनीज़ को ये सपोर्ट करने का काम करता है। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है या जो पर्टिकुलर फंड है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के खुद के देश के अंदर इंडिजीनियस डेवलपमेंट हो रहा है प्रोडक्ट्स का, जो हमारी अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने का काम करता है। इसका एलिजिबिलिटी क्या है? तो जितने भी एमएसएमई हैं जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स जो रजिस्टर्ड हैं भारत के अंदर में, वो एलिजिबल हैं इस फंड स्कीम के अंदर में। या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, 1% कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये सभी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर रजिस्टर्ड हैं तो वो सब एलिजिबल हैं इस स्कीम के अंदर में फ़ंड लेने के लिए। लेकिन वो बात यह है कि लेकिन एक चैलेंज या फिर कह सकते हो एक मेन चीज़ ये है कि उनको डिफेंस सेक्टर में काम करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इससे क्या होगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना सकेंगे। और इस प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 2 साल का होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में पोंग डैम के बारे में बात की जा रही है। हाल ही में चर्चा में था, मैंने बोला था कि आप इसको एक बार मैप में देख भी लेना, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, कई सारे गांव जो कि ब्यास नदी के पास में आते हैं, वहाँ पर कह सकते हो बहुत सारा पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया गया इस पोंग डैम से। इस वजह से ये पोंग डैम जो है चर्चा में आ चुका है। अब पोंग डैम क्या है इसके बारे में पहले बात करेंगे। पोंग डैम को हम लोग ब्यास डैम के नाम से भी जानते हैं। ब्यास डैम यानी कि जो ये ब्यास नदी है ना, उसके ऊपर यहाँ पे डैम बना हुआ है, ठीक है। ये बांध किस पे बना है? ब्यास नदी पर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश के अंदर में। इस डैम का मेन पर्पज़ ये है कि पानी का स्टोरेज करना, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी को स्टोर करके रखना, या इसी पानी से यहाँ पर बिजली का उत्पादन करना, इसलिए यहाँ पर इस डैम को बनाया गया है। और ये जो डैम का कंस्ट्रक्शन होता है ना, इस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया गया था साल 1961 में और कंप्लीट किया गया 1964 में। काफ़ी समय लग गया, 10 साल से ज़्यादा समय लग गया इस डैम को बनाने में। और बोला यह जाता है कि उस समय पर ये कहीं ना कहीं जितने हमारे डैम थे इस प्रकार के, उसमें से हमारे देश का सबसे टॉलेस्ट डैम ये पोंग डैम कहलाता है, ठीक है। अब पोंग डैम के अपने आप में फीचर्स है, वो फीचर्स हमें एग्जाम के लिए ध्यान नहीं रखने, भाई कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, कितना है ना, उसका बेस कितना बड़ा है, ये सब कुछ यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन डायरेक्टली आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है, क्योंकि ये पोंग डैम ब्यास नदी के ऊपर में, तो ब्यास नदी के बारे में आपको पता होनी चाहिए सारी बातें, और वो 3-4 लाइनें ये आपने पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो ये नदी है, ये नॉर्थ इंडिया की एक इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊं तो ऊपर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है ब्यास नदी, आप देख पा रहोगे हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर ये निकलती है, ठीक है। तो ये जो रिवर है, ये रिवर कहीं ना कहीं कह सकते हो कि बहुत ही ऊंचाई पर है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के रोहतंग पास इन कुल्लू से यहाँ पर ये निकलती हुई नज़र आती है, वहाँ से राइज होती हुई निकलती है। और कहाँ से गुजरती है, ये मतलब काफ़ी बड़ा डिस्टेंस कवर करके
सतलज जो नदी है उसमें जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये है सतलज नदी, और इधर पंजाब के अंदर में जाकर ये ब्यास नदी सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई। ये जो रिवर है, जो नदी है, इसको यहाँ पे पहले यानी ब्यास नदी को अर्जी कूजा के नाम से, यानी वेदास में अर्जी कूजा के नाम से जाना गया है। प्लस उसके बाद में एंशेंट इंडिया में वेपास के नाम से जाना गया है, और एंशेंट ग्रीक के अंदर में हिफासिस के नाम से जाना गया है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो ये ब्यास नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल गई। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में एनसीएलटी के बारे में बात की जा रही है। एनसीएलटी कई बार आपने सुना भी होगा, यह है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये चर्चा में है। अब यार रीज़न ना थोड़ा ऐसा ही है, रीज़न मत पढ़ो, रीज़न एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है कि एनसीएलटी ने हाल ही में यहाँ पर 3 सप्ताह का समय दिया है आरबीआई को एक पिटीशन के रिगार्डिंग, है ना, तो वो काम की बात नहीं है। लेकिन एनसीएलटी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के अंदर डायरेक्टली आपसे सवाल बन सकता है। तो ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है ना, इसको बनाया गया है हमारा जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके सेक्शन 410 के अंडर में यहाँ पर इस एनसीएलटी को बनाया गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल। अपीलेट ट्राइब्यूनल क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ये अपील की सुनवाई करने का काम करता है, और ट्राइब्यूनल मतलब जैसे हमारे कोर्ट होता है ना, उसी प्रकार का ट्राइब्यूनल होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ ये कैसे मैटर्स को देखने का काम करता है। कंपनी से रिलेटेड सिंपल सी बात है, कई सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो इंसॉल्वेंट हो जाती हैं, दिवालिया हो जाती हैं, भाई पूरी लॉस में चली गई, डूब गई, ख़त्म हो गई, तो उनके केसेस को हैंडल करने का काम करता है ये एनसीएलटी। ठीक है, पहली चीज़ तो हमारे पास में एक अलग से नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, प्रॉपर एनसीएलटी है बस, वो यहाँ पर ए नहीं है, ध्यान रखना। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इस प्रकार के ट्राइब्यूनल्स कई सारे हैं हमारे, वहाँ पे कंपनी का केस जाता है। अब कंपनी उससे सेटिस्फाई नहीं होती तो आगे अपील करती है, तो अपील करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए? तो एनसीएलटी ये अपीलेट ट्राइब्यूनल को बनाया गया है ताकि यहाँ पे क्या किया जा सके, जो कंपनी लॉ को लेकर, इंसॉल्वेंसी को लेकर या कंपटीशन लॉ को लेकर जो मैटर है उसकी सुनवाई की जा सके। और यहाँ पे कौन सी अपील पहुँचती है? कोई केस मान लो पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल पहुँचा, कोई इंसॉल्वेंसी का केस था या बैंक्रप्सी का कोई केस था, लेकिन यहाँ पे वो कंपनी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो यहाँ पर ये कंपनी एनसीएलटी बेसिकली ऑर्डर पास करेगी कि आप सीधा जाकर, ठीक है, मतलब एनसीएलटी के अंदर वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो सीधा यहाँ पर उस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकती है वो इस एनसीएलटी में, अपीलेट ट्राइब्यूनल में। या फिर यहाँ पे मान लो कोई पर्टिकुलर केस निकल कर आया है जो कि यहाँ पे बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का है, ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कोई बात सुना दी है ना, वहाँ पे उसको लेकर कोई ऑर्डर है, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पे अपील के लिए एनसीएलटी में पास जा सकता है। या फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई यहाँ पर अपनी ऑर्डर पास कर दिया है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ वो कंपनी यहाँ पे एनसीएलटी में पहुँच सकती है, समझ गए? या फिर यहाँ पे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का कोई यहाँ पर ऑर्डर है, उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील किया जा सकता है उस कंपनी के थ्रू। नाउ एनसीएलटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में, ध्यान रखना। अब जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है? इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कितने लोग हैं और कौन कौन होते हैं। पहली चीज़ तो इस एनसीएलटी के अंदर में एक चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन के साथ साथ जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी मेंबर्स होते हैं एनसीएलटी के अंदर में, इनको अपॉइंट करती है हमारी केंद्र सरकार। कैसे अपॉइंट करती है? उनके एक्सपर्टीज़ के ऊपर, उनका जो एक्सपीरियंस है लॉ के मामले में, लॉ की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में, अकाउंटेंट मैनेजमेंट की फील्ड में, तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पर यहाँ पे कह सकते हो इन सभी लोगों को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो एक चेयरपर्सन, जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर्स इसमें होते हैं। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। बाकी यहाँ पर मैंने जैसे बोला, कभी अपील आती है और या अपीलेट ट्राइब्यूनल यहाँ पे अपना ऑर्डर पास करता है, जैसा यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसके बारे में समझ लिया। ठीक है, बाकी अभी इस अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर में कोई भी केस पहुँचता है तो 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर उसे वो जो केस है उसको निपटाना होता है, ये भी आप देख पाओगे। नाउ आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस वाले प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि जो आर्टिकल थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब समय है आपकी परीक्षा का, आपके टेस्ट का। देखते हैं आपने कितने अच्छे से सारी चीज़ों को सुना है। इस टेस्ट को अटैम्प्ट करो। पहले सबसे पहला क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर उसके बाद में आपने सारे आंसर देना है, फिर लास्ट में एक साथ सभी के आंसर बताऊंगा, चेक करना कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। पहला क्वेश्चन बात करता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के बारे में। इस स्कीम को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, इस स्कीम को एस्टेब्लिश किया है ताकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारत अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना सके, और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है।
दूसरा स्टेटमेंट, ये जो स्कीम है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रोग्राम है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसको हमारे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने लागू किया है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही है, D दोनों गलत है। बहुत ध्यान से अगर आपने सुना है तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है। बात की जा रही है पोंग डैम के बारे में। पोंग डैम हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन A पंजाब, B उत्तराखंड, C हिमाचल प्रदेश या फिर D असम। बताओ इसका सही उत्तर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के बारे में बात की जा रही है। NCLAT को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, जो NCLAT है इसको एस्टेब्लिश किया गया है, इसको बनाया गया है ताकि कंपनी लॉ, इंसॉल्वेंसी या कंपटीशन लॉ को लेकर कोई मैटर आता है तो उस मैटर की सुनवाई कर सके ये, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो NCLAT के जो मेंबर्स होते हैं उनको हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही है या D दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ग्राफीन के बारे में पूछा गया है। ग्राफीन को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ग्राफीन एक लीस्ट कंडक्टिव मटेरियल है बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट इतनी आसानी से फ्लो नहीं हो सकती, एक लीस्ट कंडक्टिव मटेरियल है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, जो ग्राफीन है ये थिनेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, काफ़ी पतला और काफ़ी मजबूत मटेरियल माना जाता है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही है या D दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर CPGRAMS के बारे में बात की जा रही है, दैट इज सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसको लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे सभी सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, जिसके माध्यम से हमारे सिटीजन्स को अगर कोई ग्रीवांस, कोई अपनी समस्या को लॉन्च करवाना है तो वो करवा सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, जो भी ग्रीवांस होते हैं, जो भी लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका जो भी स्टेटस होता है वो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन ID के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही है या D दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में समुद्र ऐप के बारे में पूछा गया है। समुद्र ऐप को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, समुद्र ऐप कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके पास में, इस ऐप के पास में स्पेशल पावर है कि ये हमारे रियल टाइम अपडेट्स को प्रोवाइड करवा सकता है, प्लस क्रिटिकल अलर्ट दे सकता है ओशन के डिजास्टर्स को लेकर। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो ऐप है ये सभी भारतीय रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही हैं या D दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए हेल्प प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है। ए हेल्प प्रोग्राम को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो ए हेल्प प्रोग्राम है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। दूसरा स्टेटमेंट, इस प्रोग्राम के अंदर में जो हमारी वेमेन एक्टिविस्ट हैं वो हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर्स की हेल्प करती हैं लोन वगैरह लेने में, उनके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर A1 ओनली, B2 ओनली, C दोनों सही हैं या D दोनों गलत हैं। नाउ अगले क्वेश्चन में PM विश्वकर्मा स्कीम के बारे में पूछा गया है। PM विश्वकर्मा स्कीम को लेकर अगेन 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन सा सही नहीं है ये नहीं बताना, कितने स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है। पहला, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा, यहाँ पर इस स्कीम का मेन मकसद है कि जो हमारे आर्टिजन्स है, कलाकार है, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस स्कीम के तहत यहाँ पे इन सभी आर्टिजन्स को पर आर्टिजन 1 करोड़ रुपए का क्रेडिट सपोर्ट देने की बात की है। तो बताओ यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C तीनों सही हैं या ऑप्शन D कोई सा भी सही नहीं है। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपने बहुत अच्छे से इनको अटेम्प्ट किया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने सही दिए होंगे, मैं ऐसा होप करता हूँ। ठीक है, चलो चेक करते हैं। फिलहाल मैं आपको सभी आंसर्स बताता हुआ चलता हूँ, आप चेक करना कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया था PM विश्वकर्मा स्कीम को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताओ उनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, पहला वाला, दूसरा वाला। तीसरा वाला गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट 1 करोड़ का नहीं है, 1 लाख और 2 लाख का 2 अलग फेसेस के अंदर में देने का बात किया है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था ए हेल्प प्रोग्राम को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया था समुद्र ऐप को लेकर कि बताओ 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ये ऐप कहीं ना कहीं सभी रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है, केवल इंग्लिश में अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल सिस्टम के बारे में, बताओ 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको सही देखने को मिलेंगे।
फिर अगले क्वेश्चन पूछा गया ग्राफीन को लेकर कि बताओ 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफीन है ये लीस्ट कंडक्टिव मटेरियल नहीं है, ये एक हाईएस्ट कंडक्टिव मटेरियल है बोथ इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट बहुत आराम से यहाँ पे फ्लो कर सकती है, तो इस वजह से यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा वाला हमारा सही है, क्योंकि ग्राफीन थिनेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। फिर पूछा गया अगले क्वेश्चन में एनसीएलटी को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। अगेन दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेंगे। फिर पूछा गया पोंग डैम को लेकर हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, बताओ कौन से राज्य में है। तो पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया टीडीएफ को लेकर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड को लेकर 2 स्टेटमेंट है, बताओ कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये ना टीडीएफ हमारा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने का काम करता है। ऐसा है क्या? नहीं भाई, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कही है, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात की है, डिफेंस सेक्टर ग्रोथ की बात की है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का प्रोग्राम नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी CSIR नहीं, इसको एग्जीक्यूट करने वाली DRDO है। आपको पता होगा, दोनों चीज़ें बताई हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी नीदर वन एंड नर टू इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस प्रोग्राम को जो लागू कर रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोग्राम है और DRDO यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट करने का काम कर रहा है। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपने बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस को सही किया होगा। तो कितने क्वेश्चन सही किए हैं फटाफट बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। गलत हुए ज़्यादा, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कल फिर से टाइम मिलेगा, फिर से यहाँ पर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपके अंदर होता हुआ चलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।